नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर दुखद घटना की पड़ताल कर रहे हैं। ये हादसा है एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का। हमारे पास देखिए इस मामले की जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन दस्तावेजों से वो अहम जानकारी निकालें जिससे इस दुर्भाग्यपूर्ण वाकये की एक साफ तस्वीर बन सके। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात है ये 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बिल्कुल नया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था उस वक्त, लेकिन उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। विमान ने अभी ऊंचाई पकड़ना शुरू ही किया था कि वो हवाई अड्डे के बहुत पास मेघानी नगर इलाके में, वहां BJ मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल ब्लॉक है, उस पर जा गिरा। टेक ऑफ के इतनी जल्दी बाद इतना बड़ा हादसा होना ये अपने आप में काफी का सामान्य है। उस विमान में अगर हम देखें तो क्रू समेत कुल 242 लोग सवार थे और जो आंकड़ा सामने आया वो तो दिल दहला देने वाला है। 241 लोगों की मौत हो गई, मतलब लगभग सभी लोग। जी, ये वाकई एक बहुत ही भयानक त्रासदी थी और इस भयानक त्रासदी में एक अविश्वसनीय बात भी हुई। हाँ, वो इकलौते बचने वाले यात्री की बात है ना। बिल्कुल। सीट 11A पर बैठे एक यात्री जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, वो इस हादसे में जीवित बच गए। ये कैसे हुआ, ये शायद जांच का एक अलग ही पहलू होगा, लेकिन ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि विमान आबादी वाले इलाके में गिरा, मतलब हॉस्टल की इमारत से टकराया, तो जमीन पर भी कई जानें गईं और लोग घायल हुए। जी हाँ, उनकी सही संख्या का पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती रही मलबा हटाने और बचाव कार्य के दौरान। देखिए, भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने तुरंत इसकी जांच शुरू की और शुरुआती जांच में जो सबसे अहम बात निकल कर आई वो ये थी कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, दोनों इंजन, मतलब इंजनों से जो पावर मिलती है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, वो पूरी तरह खत्म हो गई। विमान बस हवा में टिकने की शक्ति ही खो बैठा। ये तो बहुत ही अजीब बात है, खासकर टेक ऑफ जैसे अहम फेज में। आमतौर पर तो इतने सेफ्टी सिस्टम होते हैं कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, यही बात इस हादसे को और ज्यादा रहस्यमय बनाती है। और जांच जब आगे बढ़ी तो शक की सुई कॉकपिट में लगे 2 छोटे स्विच पर आकर टिक गई। स्विच? कौन सी स्विच? फ्यूल कंट्रोल स्विच। इनका काम होता है इंजन तक फ्यूल की सप्लाई को चालू या बंद करना। जांचकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि ये स्विच अपनी सामान्य रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में आ गए थे। कट ऑफ मतलब फ्यूल बंद? जी, कट ऑफ का मतलब है इंजन को फ्यूल मिलना बंद, और जाहिर है बिना फ्यूल के इंजन बंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये स्विच कट ऑफ पर आए कैसे? मतलब अपने आप तो आ नहीं सकते। यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जांचकर्ता ढूंढ रहे हैं। ये स्विच अपनी जगह से क्यों और कैसे हिले ये अभी तक साफ नहीं है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो अपनी आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और बेहतरीन सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, उसके सेवा में आने के बाद से ये पहली घातक दुर्घटना थी। इस विमान को तो एविएशन इंडस्ट्री का भविष्य माना जा रहा था। तो मतलब अब सारी जांच इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि स्विच कैसे हिले। क्या ये पायलट की कोई चूक थी? हो सकता है जल्दबाजी में या गलती से हाथ लग गया हो, या फिर ये अनजाने में हुआ कोई एक्शन था। क्या इसे मानवीय भूल, मतलब ह्यूमन एरर कह सकते हैं? मानवीय भूल एक संभावना तो हमेशा रहती है, उस पर विचार किया ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन जांचकर्ता सिर्फ इसी एक थ्योरी पर अटके नहीं है, वो हर एंगल से देख रहे हैं। अच्छा, और क्या एंगल हो सकते हैं? देखिए, क्या कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, जैसे कि स्विच के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम जिसने गलत सिग्नल दिया हो, या फिर क्या विमान के डिजाइन में ही कोई खामी थी, इंजीनियरिंग डिफेक्ट जिसे कहते हैं। इन सभी संभावनाओं को टटोला जा रहा है। और क्या पहलू हैं जिन पर जांच केंद्रित है? 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं इस सिलसिले में। पहली, इस विमान का हाल ही में कुछ नवीनीकरण या बड़ा रख रखाव का काम हुआ था। अच्छा, रिफर्बिशिंग हुई थी। जी, तो जांच दल ये देख रहा है कि क्या उस प्रक्रिया के दौरान फ्यूल सिस्टम या कॉकपिट कंट्रोल से जुड़ी कोई ऐसी छेड़छाड़ हुई जिसका इस हादसे से संबंध हो सकता है। रख रखाव के सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, किसने काम किया, क्या क्या बदला गया, ये सब बारीकी से देखा जा रहा है।
और दूसरी बात? दूसरी संभावना थोड़ी गंभीर है, लेकिन उसे भी खारिज नहीं किया गया है, और वो है जानबूझकर की गई हरकत, यानी तोड़फोड़, सैबोटाज। ओह, मतलब ये भी एक एंगल है। जी, क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? ये एंगल भी जांच के दायरे में है, हालांकि इसके सबूत मिलना ज्यादा मुश्किल होता है। आपने स्विच की बात की और मानवीय भूल की भी। हाँ, लेकिन कुछ और भी सुनने में आ रहा है। कुछ मुकदमों में ये आरोप लगाया गया है कि शायद इन स्विचेस का डिजाइन ही ऐसा है कि वो गलती से दब सकते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और जांच का एक अहम हिस्सा भी है। देखिए, कॉकपिट में हर बटन, हर स्विच की अपनी जगह होती है, और डिजाइन करते वक्त ह्यूमन फैक्टर्स यानी इंसानी बर्ताव और गलतियों की संभावना का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, ताकि गलती ना हो। बिल्कुल, कोशिश की जाती है कि महत्वपूर्ण स्विच ऐसी जगह हो या उन पर ऐसे गार्ड हों कि वो गलती से ना दबें। अब ये आरोप लग रहे हैं कि शायद 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच के मामले में ऐसा नहीं था। क्या उनकी लोकेशन या उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर की कमी या खुद स्विच का डिजाइन ऐसा था कि वो अनजाने में ऑपरेट हो सकते थे? ये सवाल बोइंग के डिजाइन फिलॉसफी पर भी उंगली उठाता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर डिजाइन में ही खामी है तो इसका असर तो दुनिया भर में उड़ रहे बाकी 787 विमानों पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए इस पहलू की जांच बहुत बारीकी से हो रही है। अगर डिजाइन में कोई खामी पाई जाती है तो रेगुलेटर्स दुनिया भर के सभी 787 विमानों के लिए जरूरी बदलाव के निर्देश जारी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ एक आरोप है, जांच के निष्कर्ष का इंतजार करना होगा। इस हादसे ने एक और मुद्दे को भी हवा दी है। हाँ, वो है हवाई अड्डे के आसपास की सुरक्षा का। विमान एक हॉस्टल की इमारत पर गिरा जो एयरपोर्ट के काफी नजदीक था। हाँ, ये एक और चिंताजनक पहलू है। इस हादसे ने हवाई अड्डों के आसपास जमीन के इस्तेमाल और सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, हवाई अड्डों के पास, खासकर रनवे के आखिर में, एक खाली सुरक्षा क्षेत्र होना चाहिए जिसे रनवे सेफ्टी एरिया कहते हैं, और एक बफर जोन भी। क्यों जरूरी होता है ये? ताकि अगर कोई विमान रनवे से आगे निकल जाए या टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त कोई दिक्कत हो तो जमीन पर नुकसान कम से कम हो। लेकिन अहमदाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों में अक्सर हवाई अड्डों के आसपास अवैध या नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो जाता है। तो क्या यहाँ नियमों की अनदेखी हुई थी? मतलब वो हॉस्टल? जांचकर्ता यही देख रहे हैं कि क्या वो हॉस्टल की इमारत और आसपास के रिहायशी क्वार्टर्स हवाई अड्डे की निर्धारित सुरक्षा सीमाओं के अंदर बने थे। क्या जोनिंग के नियमों का पालन हुआ था? क्या रनवे के आसपास जरूरी बफर जोन मौजूद था? ये हादसा एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि हवाई सुरक्षा सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर भी उतनी ही जरूरी है। खासकर भारत जैसे देशों में जहां शहरों का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और जमीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है सरकार और एयरलाइन पर दबाव तो बना ही होगा। उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ, प्रतिक्रिया तो आई है। भारत सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच समितियां बनाई हैं। इनका काम सिर्फ दुर्घटना के कारणों का पता लगाना ही नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस सिफारिशें देना भी है। अच्छा। इसमें मौजूदा नियमों, खासकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs की समीक्षा करना और सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाने के सुझाव देना शामिल है। कोशिश ये है कि पूरे सिस्टम को परखा जाए और कमियों को दूर किया जाए। लेकिन क्या इन कदमों से वो परिवार संतुष्ट हैं जिन्होंने अपनों को खोया है? अक्सर ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठती है। आपकी बात सही है। कुछ पीड़ित परिवारों के वकीलों या प्रतिनिधियों की तरफ से ऐसी बातें सामने आई हैं कि वे शुरुआती जांच की दिशा या उसकी जो निष्कर्ष हैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि जांच ज्यादा पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और शायद कुछ और पहलुओं को भी शामिल किया जाए जिन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया है। ये किसी भी बड़ी त्रासदी के बाद स्वाभाविक है। परिवार सच जानना चाहते हैं और उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि जांच बिना किसी दबाव के सही दिशा में हो रही है। बिल्कुल। और एयर इंडिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? आखिर उनकी फ्लाइट थी, उनके ब्रांड पर भी असर पड़ा होगा। एयर इंडिया ने भी तुरंत कदम उठाए। उन्होंने हादसे के फौरन बाद घोषणा की कि वो अपनी कुछ लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, खासकर जो वाइड बॉडी विमानों जैसे 787 से चलती हैं, उनमें अस्थायी रूप से कमी कर रहे हैं।
अच्छा, फ्लाइट्स कम कर दी। जी, अस्थायी तौर पर। इसका कारण उन्होंने बताया कि वे अतिरिक्त सुरक्षा जांच करना चाहते हैं। ये कदम उनकी तरफ से ये दिखाने की कोशिश है कि वे सुरक्षा को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और यात्रियों का भरोसा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं, भले ही इससे उनके ऑपरेशन पर असर पड़े। अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो स्थिति क्या नजर आती है? एक आधुनिक, सुरक्षित माना जाने वाला ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे और इसका कारण शायद वो फ्यूल कंट्रोल स्विच का कट ऑफ पोजीशन में जाना था। बिल्कुल, लेकिन ये स्विच उस पोजीशन में कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा रहस्य है। जांच अभी कई दिशाओं में चल रही है। क्या पायलट की गलती थी? क्या स्विच का डिजाइन ही खराब था? क्या हाल में हुए रखरखाव में कोई गड़बड़ी हुई या फिर कोई तकनीकी खराबी, या फिर जानबूझकर की गई हरकत? ये सारे सवाल अभी हवा में हैं। और इसके साथ ही हवाई अड्डे के पास जमीनी सुरक्षा के नियम और उनके पालन का मुद्दा भी जुड़ गया है। सरकार ने समितियां बनाई हैं, एयरलाइन ने सुरक्षा जांच बढ़ाई है, लेकिन पीड़ित परिवारों के मन में अभी भी सवाल हैं और वे पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। सही कहा। ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है कि हवाई यात्रा चाहे कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो गई हो, इसमें बहुत सारी जटिलताएं शामिल हैं। तकनीक, इंसान, नियम, रखरखाव, सब कुछ एक साथ सही ढंग से काम करना जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पीछे छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां विमान इतने ऑटोमेटेड हैं, इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, हजारों घंटे की टेस्टिंग होती है, वहां कैसे एक छोटा सा मैकेनिकल स्विच या एक पल की मानवीय चूक या कोई अनदेखी तकनीकी खामी इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है? ये हमें तकनीक पर हमारी निर्भरता और मानवीय योग्यता, मतलब ह्यूमन एलिमेंट की भूमिका पर फिर से विचार करने को कहता है। शायद हमें इस संतुलन को और बेहतर समझने की जरूरत है।